वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आप अंकुर कुमार के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये 10th क्लास का चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज इसमें इसके सारे बेसिक फॉर्मूलेज और इससे संबंधित जो भी टर्म्स हैं हम ये जानते हैं। बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है दो प्रकार के, बेसिक और एडवांस, दोनों प्रकार के क्लियर कराए जाएंगे। पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। अब देखिए, इसमें पहले हम इससे संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो इसकी एडवांस चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के सेक्शन में, अब तक का जो सेक्शन था आपने अब तक 9th क्लास में जो क्लियर किया था वो सेक्शन सिर्फ इतना ही था। इससे आगे भी इस चैप्टर में है जो इस बार 10th क्लास में ऐड हुआ है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए बेसिक में जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दैट्स मीन अगर इसमें सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल होता तो चैप्टर का नाम सिर्फ क्या होता, द एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन इसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दैट्स मीन इसमें सर्कल से संबंधित जो क्षेत्रफल होंगे, जो एरियाज हैं, उनके बारे में सिखाया जाएगा। अब वो क्या क्या कैसे रिलेट करेगा उससे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं, राइट। अब जो इसका बेसिक है सर्कल का, उसको यहां देखिए। ये आपका एक सर्कल है। ये सर्कल जो राउंड है ये असल में क्या है, सर्कल क्या होता है? सर्कल छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई एक आकृति है। अब वो कैसी आकृति होती हैं? अगर हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस को ऐसे ओवरलैप करते चले जाएं, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर बहुत सारी लाइंस को हम क्या करें, इस तरह से ओवरलैप करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी स्ट्रेट लाइन एक एक पॉइंट को कॉमन करते हुए फाइनली क्या बनाती हैं, एक सर्कल बनाती हैं। तो सर्कल क्या है, स्ट्रेट लाइंस का एक पैटर्न है, कॉम्बिनेशन है ऑन दी राउंड पाथ। गोल पाथ पर बनाई गई सारी स्ट्रेट लाइंस का एक क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो सर्कल बनता किससे है, हमें सिर्फ डॉट के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन डॉट के रूप में कब तक दिखाई देते हैं, जब तक आकृति छोटी होती है। जब आपकी शेप छोटी है तो आपको डॉट के रूप में दिखाई देंगे, और यदि ये डॉट के रूप में ना होकर अगर ये शेप बड़ा हो जाए तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रेट लाइन्स का कॉम्बिनेशन सर्कल बना देता है। अब बात आती है इसकी टर्म्स की, कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी रेडियस। रेडियस किसे कहता है, सेंटर से किसी एक पॉइंट ऑन दी सर्कमफेरेंस तक की बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। और मोस्टली इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर एंड दी पॉइंट ऑन दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो राउंड ट्रैक होता है इसे सर्कल का क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस बोलते हैं। अब बात आती है डायमीटर क्या है, जिसे हिंदी में व्यास भी कहते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, असल में इट इज़ अ डबल ऑफ दी रेडियस। अगर रेडियस को हम ऐसे पूरा मूव कर दें तो वो डायमीटर बनता है। तो मैंने इसको थोड़ा अलग बनाया है, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है और स्पेशली वो सेंटर से होते हुए जाती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कमफेरेंस एंड पासेस थ्रू दी सेंटर। पासेस थ्रू दी सेंटर ये मस्ट है, क्योंकि अगर ये सेंटर से पास नहीं करेगा तो इसका नाम बदल जाएगा। अगर ये सेंटर से पास नहीं करेगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, नेम चेंज हो जाएगा। कैसे नेम चेंज हो जाएगा, फिर हम इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस यही है कि डायमीटर सेंटर से पास करता है और जबकि कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करती। डायमीटर भी सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है, कॉर्ड भी सर्कल को दो हिस्सों में बांटती है, बट वो सेंटर से पास नहीं करती। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात आती है कि अगर हम इस सर्कल का एरिया निकालें तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका छोटा सा डेरिवेशन भी अभी हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि पाई आर स्क्वायर कैसे निकल सकता है। हम थोड़ा सा इसका एस्टिमेटेड वैल्यू बताएंगे कि पाई आर स्क्वायर असल में कैसे निकल के आता है।
और अगर इसके सरकमफेरेंस की बात करें, एरिया क्या होता है, इस सर्कल ने टोटल ये पूरा जो इसके अंदर का एरिया है कितना कवर किया है, कितने को ये घेर के रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल का एरिया कहते हैं। और इस सर्कल के अंदर घेरे हुए बाहर के जो बाउंड्री है इसकी लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है, हिंदी में इसको परिधि कह सकते हैं, एक वृत्त की परिधि कह सकते हैं। तो अगर हम इसे हिंदी में लिखें तो इसका हिंदी में नाम क्या होता है, वृत्त होता है। तो वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है हम ये पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ द पाई क्या होती है, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर होती है। ये फॉर्मूला है। असल में क्या है, अगर हम पूरे सरकमफेरेंस को डिवाइड करते हैं इसके डायमीटर से तो हमें एक वैल्यू जनरेट होकर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। और इस पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 हमें इस चैप्टर में मोस्टली इस्तेमाल करनी है। ठीक है, पाई के विषय में भी एक लंबा कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि पाई कैसे हुआ, किसने ड्राइव किया, किसने इसके डिजिटल वैल्यूज़ को निकाला, ये भी एक कॉन्सेप्ट बनेगा। ये इस चैप्टर से भी संबंधित जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम सिर्फ अब किस पर फोकस करते हैं, एरिया पर फोकस करते हैं। आगे आते हैं कि जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की तो हमने देखा ये पार्ट्स के विषय में कह रहा था। चैप्टर क्या कह रहा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड है तो वो रिलेटेड चीजें क्या हैं वो आपके सामने मैंने बताई हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ दी सर्कल, तो इसमें जो पार्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो स्पेशली वो 3 पार्ट हैं। स्पेशली वो क्या है, 3 पार्ट हैं। आप देखिए, एक सर्कल का ये आपको पूरा फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें एक ये ट्रायंगुलर शेप जैसी संरचना आपको येलो कलर से दिखाई दे रही है। इस स्थिति को, इस संरचना को जहां पर आपको एक ये एंगल मेंशन होगा इसको कहते हैं सेक्टर, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, त्रिज्य खंड। अर्थात त्रिज्या के द्वारा या फिर रेडियस के द्वारा जो एक खंड बनाया जाता है, जो एक सेक्शन बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और यदि ये हिस्सा ऐसा ना होकर किसी कॉर्ड के द्वारा बनाया जाए, यदि एक कॉर्ड के द्वारा सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो फिर इसको बोला जाता है सेगमेंट, जिसे हिंदी में वृत्तखंड कहते हैं। और जो हिस्सा आपको दिख रहा है जो आपके सेक्टर या वृत्तखंड के द्वारा कवर किया गया था, जो ए और बी लाइन के द्वारा पी से होते हुए जा रहा है, तो ये जो नीचे की लेंथ है, जो ये सरकमफेरेंस पर इन आर्क की जो ये लेंथ आती है इसको आर्क कहते हैं और ये इसकी लेंथ के रूप में मानी जाती है। तो अगर आर्क क्या है, इन सेक्शन से जुड़ा हुआ आर्क क्या होता है, तो उसे कहते हैं सर्कल के सरकमफेरेंस का वो हिस्सा जहां तक ये सेक्टर अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है, फैला लेता है, या फिर अपने आप को इस सेगमेंट एक्सपेंड करता है, फैलाता है। सर्कल के उस सरकमफेरेंस के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए अब इनसे संबंधित आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखिए, ये है इसके बेसिक फॉर्मूलेज की शुरुआत। सर्कल का बेसिक फॉर्मूलेज किस प्रकार से हम जान सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले भी ये बताया मैंने कि पाई की वैल्यू क्या होती है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई होता है। दैट इज़ अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ पाई, जहाँ से पाई को ड्राइव किया गया था, ये वो चीज़ है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ही थोड़ा एक्सपेंड करूं तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर इनटू पाई। ऑब्वियसली डायमीटर ये इस रेशियो के नीचे वाली वैल्यू है फ्रैक्शन की, तो ऑब्वियसली रूल के अकॉर्डिंग ऊपर चली जाएगी। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू डायमीटर इनटू पाई हो गया, राइट। और डायमीटर आपको पता है क्या होता है, डायमीटर किसे कहते हैं, सर्कल का सरकमफेरेंस टू सरकमफेरेंस वाला पॉइंट सेंटर से होते हुए जाए तो उसकी कुल लेंथ कितनी होती है, 2r होती है। कितनी होती है, 2r होती है। तो डायमीटर की वैल्यू 2r है और पाई एज इट इज है, तो फाइनली सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई r आ गई। क्लियर है। तो सरकमफेरेंस की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई r आ गई है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई r। ये बात क्लियर है। तो 2 पाई r आता है। ठीक है, अब बात आती है इस सर्कल के एरिया से संबंधित। अगर मैं सर्कल को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूं
तो आप देखेंगे कि ऐसे नज़र ये ब्लैक वाले हिस्से बहुत सारे बन जाएंगे और ऐसे ही ये दूसरे रेड वाले हिस्से भी बन सकते हैं। तो अगर हम इन सारे पार्ट्स को निकालकर इस तरह से सेट कर दें तो आप देखेंगे कि आधा सरकमफेरेंस तो ब्लैक पर चला जाएगा और आधा सरकमफेरेंस रेड पर चला जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये कुल मिलाकर कितना बनना चाहिए, 2 पाई आर बनना चाहिए, क्योंकि इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। तो अगर मैं सिर्फ एक तरफ की डिस्टेंस की बात करूं तो ये एक तरफ की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, पाई आर होगी। कितनी होगी, पाई आर होगी। और यहां से यहां तक अगर ये लेंथ देखी जाए तो ये है क्या चीज, ये इसकी रेडियस है। ये क्या है, इसकी रेडियस है। और रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, आर होती है। तो इसको एक रैंडमली अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से किस तरह का फिगर बन के आता है, रेक्टेंगुलर फिगर बन के आता है। कैसा फिगर बन के आता है, रेक्टेंगुलर फिगर बन के आता है। तो एरिया ऑफ एबीसीडी जो हमने माना है, एरिया ऑफ एबीसीडी जो हमने यहाँ पर लिया है, इसको रेक्टेंगुलर तरीके से अगर इसका एरिया निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और लेंथ की वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर ली है, पाई कर ली है, जो कि एक हमारे इस एस्टिमेटेड क्षेत्र फिगर के अंदर बन के आ रही है। और यहाँ पर जो इसकी हाइट है या फिर इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, आर है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर इसको इस्तेमाल करें तो कुल मिलाकर क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया है तो पाई आर स्क्वायर ऑलवेज इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते समय। और ये आपकी होती है लीनियर लेंथ, तो ये सिर्फ क्या होता है, यूनिट होता है। जब आपकी 2 डायमेंशनल मेजरमेंट आती है तो यूनिट क्या हो जाता है, स्क्वायर में चला जाता है। और जब यूनिडायरेक्शनल दैट्स मीन लीनियर डायरेक्शन रहती है तो उसमें यूनिट आपका क्या रहता है, सिंगल, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगती है। ये बात क्लियर हुई, ये फॉर्मूले क्लियर हो गए, नोट डाउन करने हैं, कर लिया, वेरी गुड। तो अब आगे इससे संबंधित समझते हैं क्या आता है। आइए, अब बात आती है उन फिगर्स की जो अभी हमने डिस्कस किए थे, पार्ट ऑफ द सर्कल। अब पार्ट ऑफ द सर्कल्स में फॉर्मूलेज आ गए हैं। तो ये क्या क्या है, पार्ट ऑफ द सर्कल्स, पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ द सर्कल में अब यहाँ पर एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर लिखा हुआ है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, अगर आपके पास एक सर्कल है और ये वाली स्थिति इस तरह से बनती है और यहाँ पर एंगल आपका थीटा है, तो सिर्फ इस वाले एरिया का अगर आपको एरिया निकालना है, ये वाले पोर्शन का अगर एरिया निकालना है, जो मैं आपको यहाँ नॉमिनेट कर देता हूँ ओ ए बी, ये अगर आपको एरिया निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, थीटा अपॉन 360। दैट्स मीन जो थीटा है 360 में कितना पोर्शन ले रहा है, सिर्फ उतना ही आपको बताना है। क्योंकि जो सर्कल का सेंटर पार्ट है या पूरा पार्ट है, कंप्लीट एंगल कितना बनाता है, 360 बनाता है। उसमें से आपको जितने एंगल पर ये पोर्शन फिक्स किया गया है उतने से ही उसका क्या निकालना है, पार्ट निकालना है। ये जूनियर क्लासेस में हमने होल में से पार्ट निकालना सीखा था, बिल्कुल वही है। और वो होल में से पार्ट जो भी है किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंप्लीट एरिया के साथ। तो पार्ट इनटू एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये क्या बन गया आपका, सेक्टर का एरिया बन गया, राइट। तो ये आपका होता है एरिया ऑफ द सेक्टर माइनर। अगर बात आए कि ये एरिया मेजर हो तो कैसा होगा, मेजर का मतलब क्या है, ये जो छोटा वाला हिस्सा है ये आपका माइनर होता है और जो इससे दूसरा वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसे मेजर कहते हैं। अगर मेजर पूछेगा तो फिर क्या करोगे, कंप्लीट एरिया में से सर्कल का कंप्लीट एरिया माइनस एरिया ऑफ द माइनर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। जो आपके पास ऑलरेडी माइनर सेक्टर का फॉर्मूला था उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस करके आप इसको क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बात आती है अब सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट के 2 हिस्से समझने हैं आपको। अब सेगमेंट क्या है, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल में सेंटर के नीचे, सेंटर के किसी भी डायरेक्शन में जो आप एक कॉर्ड बनाते हैं, कॉर्ड के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो इस सर्कल का छोटा पोर्शन है वो उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। उसको क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, अब ये सीधे तौर पे हमें दिखाई नहीं दे रहा कि एरिया कैसे निकलेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, अपने तरफ से इसको सेक्टर की फॉर्म दे देते हैं। क्या दे देते हैं,
सेक्टर की फॉर्म देते हैं। अगर मैं इस बीच वाली लाइन को अगर छोड़ दूं तो ये एक तरीके से क्या क्या दिख रहा है आपको, सेक्टर ही नजर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर ये एंगल थीटा है तो पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस करें तो नीचे वाला एरिया बच जाएगा, राइट। अगर हम पूरे सेक्टर में से सिर्फ इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सेगमेंट का ही एरिया बचेगा। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आप माइनर सेगमेंट का निकाल रहे हो तो वही कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर लेंगे, अगर आप मेजर सेगमेंट का निकाल रहे हो तो आप कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर लोगे, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो भी उसमें ट्रायंगल बनता है उसमें से आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ ट्रायंगल के एरिया निकालने के कई तरीके के मेथड हैं। एक तो ऐसा कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल बन रहा है तो आप उसका इस्तेमाल क्या कर सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये सीधा आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास ट्रायंगल तीनों साइड आपके पास मिल रही है तो आप इसमें एक और मेथड लगा सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर आपके पास कॉर्ड की लेंथ भी है तो। और अगर आपके पास इसकी हाइट है यहां से यहां तक की और ये आपके पास कॉर्ड की लेंथ भी है तो आप क्या लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। और यदि आपके पास सिर्फ एंगल है और रेडियस है और कुछ नहीं है तो फिर आप एक बेहतर है कि आप क्या इस्तेमाल करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन तो पढ़ लिया होगा, इसकी वैल्यूज भी आपने पढ़ ली होंगी, तो सबसे बेटर होता है कि सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को प्रीफर करें, जिसमें आपको स्पेशली ट्रायंगल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है आपको माइनर सेक्टर का एरिया लेना है, उसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए 1/2 r² sin थीटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कहां से आया इसको भी मैं आपको ड्राइव करके बता दूंगा अकॉर्डिंग टू दी स्पेस। यहां पर थोड़ा स्पेस नहीं है तो r² sin थीटा में आपको ये कैसे आया इसको हम बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी एक टर्म वाली बात यह है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगता है जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, 10th क्लास के स्टैंडर्ड के सिलेबस से बाहर है। इसलिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप इसको एज इट इज याद रखें। और थीटा की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, गिवन क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी। तो आपको इस सेगमेंट का एरिया क्लियर हुआ, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखते हैं। आइए, लेंथ ऑफ द आर्क। अब ये लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, आर्क क्या था ये हमने पहले सेक्शन में डिस्कस किया था। ट्रायंगल सर्कल के अंदर जो आपकी सेगमेंट है उसके नीचे वाला हिस्सा जहां पर वो जिस पार्ट को जहां तक सरकमफेरेंस का वो हिस्सा जहां तक इस सेगमेंट ने या फिर सेक्टर ने अपने आप को फैलाया हुआ है वो वाली लेंथ को हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क। इसको कैसे निकाला जाता है, फिर से वही सर्कल का कितने हिस्से का जो भी आपका भाग है जो आपका पार्ट है तो 360 में से कितने डिग्री एंगल पर वो हिस्सा एक्सपेंड किया गया वो निकालकर टोटल सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए क्या होगा, θ/360 2πr, θ/360 2πr फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आराम से लेंथ निकाली जा सकती है। और यदि आप बात करते हैं एरिया ऑफ रिंग निकालने की, इस चैप्टर के अंदर कहीं कहीं एरिया ऑफ रिंग का भी मैटर आ जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या है, सर्कल और रिंग में अंतर क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये अगर आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर आपने एक और सर्कल बना दिया, तो आपने क्या किया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिए, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपने बना लिए हैं, राइट। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो आपने सर्कल बनाए हैं, एक इनर सर्कल है और एक आउटर सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो दोनों की रेडियस अलग अलग होगी। हमने यहां पर बोला है R2 इज इनर द रेडियस, तो छोटी रेडियस को हमने R2 लिया है और बड़ी रेडियस को हमने R1 लिया है। अब इसमें आप बताइए कि इसमें रिंग वाला हिस्सा कौन सा है, सोच के बताइए, रिंग कहाँ बन रहा है, रिंग किसे कहते हैं, अंदर वाले स्पेस से बाहर की चीज जो होती है इसे रिंग कहते हैं। जैसे आप हाथ में पहनते हो
तो रिंग क्या होती है, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसी रिंग होती है। ये अंदर से खाली है, सिर्फ बॉर्डर लाइन इस पर दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसा ही बॉर्डर लाइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस वाले हिस्से को रिंग बोलते हैं, इस वाले हिस्से को, जिसको मैं अभी आपको ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, रिंग वाला हिस्सा है। सिर्फ इतने का अगर आपको एरिया निकालना है तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला होना चाहिए। होगा क्या, सेंटर से लेकर ऊपर तक टोटल एरिया आपको निकालना है, सेंटर से लेकर ऊपर तक टोटल एरिया आपको निकालना है। उसके बाद फिर सेंटर से लेकर इनर सरकमफेरेंस तक का टोटल एरिया निकाल के माइनस कर देना है। क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। इसके लिए मैं पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये R2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, जरा इसको डिस्कस करिए। एरिया ऑफ रिंग क्या होता है, ऑब्वियसली पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। प्रीफर क्या करेंगे, पाई की वैल्यू कॉमन आ गई तो अंदर क्या रह गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हो या 3.14 ले सकते हो। इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करिए। स्क्वायर करके माइनस करने से बेटर है आप इसका फॉर्मुलाइज कीजिए इसको, R1 माइनस R2 और R1 प्लस R2, ये वाले आइडेंटिटी से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बन के आता है, 22/7 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 8 और R2 की वैल्यू कितनी है 5, 8 प्लस 5, तो फाइनली आंसर कितना हो गया 22/7 इंटू 8 माइनस 5 इज 3, 8 प्लस 5 इज 13। फाइनली हम इसका आंसर जो प्राप्त कर पा रहे हैं क्या है, 22/7 इंटू 3 इंटू 13 दैट इज 39। इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके आप क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 39 इंटू 22, तो 2 9 18, 2 3 6, 7, 78, 8 7 8 15, 858/7 क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज ये डिफरेंस ऑफ द एरिया है, डिफरेंस ऑफ द एरिया भी क्या बनता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। क्लियर है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आगे क्या आता है देखें, क्वेश्चंस ऑन दी बेसिक फॉर्मूलाज। मैंने आपको दो प्रकार के फॉर्मूलाज में पढ़ाए, एक तो बेसिक थे जो कि ट्रायंगल से जो आपके सिर्फ सर्कल से संबंधित थे, और दूसरे फॉर्मूलेज थे जो उसके पार्ट से संबंधित थे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमारा पार्ट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है। और वो बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है, कभी 2 नंबर में, तो कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर उसको 3 नंबर में भी पूछ लेता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं कि बेटा कैसे होंगे, राइट। The radii of the two circles are 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपके पास दो सर्कल हैं, एक कुछ बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है आपकी 19 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है आपकी 9 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब यहां पर बोला गया है कि इन दोनों के सरकमफेरेंस को मिलाकर एक नया सर्कल बना दिया जाए। दैट्स मीन, मान लो इस सर्कल को यहाँ से कट करें और इस सर्कल को यहाँ से कट करें, और दोनों की लेंथ को सरकमफेरेंस को ज्वाइन करते हुए क्या करें, एक बड़ा सर्कल बना दें। मान लिया ऐसी कोई दो रस्सियाँ थी जो ऐसे घूमी हुई थी, उनको दोनों को सीधा करके, दोनों को बाइंड करके एक बड़ी रस्सी बनाकर ऐसे घुमा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ थी टोटल वो, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो टोटल जुड़कर क्या गई, इसकी लेंथ में इंक्लूड हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो 2πr1 है और इसका जो 2πr2 है, दोनों के दोनों इंक्लूड होकर क्या बन गए, 2π। इसको हमने रेडियस को नाम दे दिया है कैपिटल R, इसको नाम क्या दे दिया है, कैपिटल
आर नाम दे दिया है। क्लियर है? शायद विजिबल अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इसलिए येलो कलर ले लेता हूँ। 19 और ये कितना है 9 सेंटीमीटर, इसका क्या है 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। इससे बना था ये लार्ज सर्कल जिसकी रेडियस हमने क्या ली थी कैपिटल R, राइट। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू आपके पास 19 सेंटीमीटर और r2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो क्लियरली जो हमारे पास फॉर्मूला बनकर है उसमें इस्तेमाल कर देंगे। तो 2 पाई r1 की वैल्यू है 19 सेंटीमीटर प्लस 2 पाई r2 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। तो यहाँ से दोनों जगह से 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह गया 19 प्लस 9 इक्वल टू 2 पाई R। क्लियर है? तो 2 पाई R दोनों जगह से कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये सेम पोजीशन पर आ रहा है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह गया फाइनली आपके पास बचा है 19 प्लस 9 इज इक्वल टू कैपिटल R। तो 19 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 28 सेंटीमीटर हमारा फाइनल रेडियस बन के आता है। ये आपका इसका आंसर बनेगा। तो जब आपको सरकमफेरेंस प्लस करके दिए जाएं तो दोनों के सरकमफेरेंस को आप प्लस कीजिए और बड़े वाले के बराबर रखिए, वहाँ से आप जो भी रेडियस कंसीडर करेंगे वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए अब यहां पर किस तरह का क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फिर से 2 सर्कल दिए गए हैं, 2 सर्कल हैं रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द एरिया। अब यहां पर किस चीज को कंपेयर किया जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, एरिया जोड़ा जा रहा है। पहले सरकमफेरेंस पर क्वेश्चन था, अब किस पर आ गया है, एरिया पर आ गया है। इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स का इस बार एरिया जोड़ा गया है। तो एरिया जोड़ने का मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास एक सर्कल ये है जिसका रेडियस आपके पास कितना है 8 सेंटीमीटर है और आपके पास दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों को जोड़कर असल में इसका पूरा जो अंदर वाला हिस्सा है उसको कंसिडर करते हुए, इसका पूरा एरिया कंसिडर करते हुए इतना बड़ा सर्कल बनाते हैं कि दोनों का एरिया इसके अंदर फिट हो जाए, दोनों का एरिया फिट हो जाए। या फिर वही वाली बात है कि इसका और इसका सरकमफेरेंस लेकर क्या बनाएं, उतना बड़ा सर्कल बनाएं कि इसका और इसका एरिया क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पर इसकी रेडियस आपने फिर से क्या मान ली, कैपिटल R मान ली। तो यहाँ पर आपको एरिया का कंपैरिजन है तो एरिया ही लिखेंगे क्योंकि एरिया से बना है। तो यहाँ पर एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर प्लस इसका होगा पाई R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। अगर ये वाली रेडियस है आपकी 8 सेंटीमीटर और R2 है आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वैल्यू कंसिडर करते हुए वैल्यू फाइंड करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या पाई की वैल्यू इसमें पुट करी जाएगी, नहीं, पाई की वैल्यू पुट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब दोनों तरफ सेम टर्म होती हैं तो उसको क्या करते हैं, हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, उसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो कैंसिल कैसे करोगे भाई, उधर पाई कॉमन आ गया, इधर भी पाई बाहर है, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो R1 की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया R का स्क्वायर। तो एक मिनट फिर से कर लेते हैं। ये आपका पहला सर्कल है जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इक्वल टू R सेंटीमीटर। तो R1 आपका 8 सेंटीमीटर, R2 आपका 6 सेंटीमीटर और ये आपका R है, मिसिंग है, ये निकालना है। पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन आया तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया
तो R1 की वैल्यू कितनी होगी 8 का स्क्वायर, और ये कितनी होगी 6 का स्क्वायर, कितना हो गया R स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, यहाँ कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 36 इक्वल टू हो गया आपका R स्क्वायर, 36 इक्वल टू हो गया आपका R स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 दैट इज 100, 100 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R बराबर हो जाएगा आपका अंडर द रूट 100, R इक्वल टू आएगा आपका अंडर द रूट 100। जब कोई भी वैल्यू अंडर रूट से बाहर आती है तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस में रहती है, प्लस और माइनस में रहती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो R निकाल रहे हैं ये लेंथ है, और लेंथ हम क्या नहीं ले सकते, हम किसी मेजरमेंट में लेंथ नेगेटिव नहीं लेते। किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हो, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में नापे जाते हैं वहाँ पर हम उसको क्या नहीं लेते, नेगेटिव ही नहीं लेते। जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होगा आपका R इक्वल टू प्लस माइनस 10, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी आपकी R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी आपकी, R की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। तो आपका बड़ा जो सर्कल था उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी बेटा 10 सेंटीमीटर होगी। तो क्लियर है ये, कोई प्रॉब्लम, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आपके पास कोई कार है, उसके व्हील का मेजरमेंट आपके पास है, उसका डायमीटर आपके पास है, और वो कार आपने 10 मिनट तक चलाई है और उसकी स्पीड आपने कितनी रखी है 66 किलोमीटर रखी है, तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि 10 मिनट चलते हुए उसके पहिए ने कितने चक्कर लगाए होंगे। तो एक साधारण सी कैलकुलेशन भी हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या मतलब एक प्रैक्टिकल जैसा क्वेश्चन होगा कि कितने चक्कर लगाए होंगे, थोड़ा एक्साइटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें कैसे निकालोगे आप, अब इसमें क्वेश्चन चलेगा कैसे, अब कार का जो पहिया है वो कैसे चलता है, वो किस चीज़ पर चलता है, क्या अपने एरिया पर चलता है या सरकमफेरेंस पर चलता है, सरकमफेरेंस पर चलता है। यहाँ से अगर टायर चलना शुरू करेगा, पहिया चलना शुरू करेगा, कार का व्हील चलना शुरू करेगा, तो जब वापस घूमकर आएगा तो वो इतनी लेंथ को कवर करके आएगा, ये पूरी लेंथ इस तरह से वो स्ट्रेट कवर करेगा। तो जब वो एक रेवोल्यूशन करता है तो एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है 2 पाई आर। तो एक रेवोल्यूशन में उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो है उसकी 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डिस्टेंस अगर एक रेवोल्यूशन में कवर होती है तो हम ये कैसे निकाल पाएंगे कि ये कितने रेवोल्यूशन करेगा। अगर हमारे पास ये होता कि इतने रेवोल्यूशन कर चुका है तो इतने डिस्टेंस कवर करना आसान था उसको। अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास स्पीड दी गई है और टाइम दिया गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका टोटल डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने आपने अब तक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा है। तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी यूनिट है और इसकी यूनिट है, यूनिट सेम होने चाहिए, एम के एस में होने चाहिए। यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यूनिट कैसे सेम होने का मतलब क्या है, यहाँ 66 किलोमीटर पर आवर दिया गया है और टाइम आपको क्या दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। जब आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी आपका किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर आप स्पीड इस्तेमाल करते हैं 66 किलोमीटर पर आवर,
तो टाइम को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा आवर में, और आवर में चेंज करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा उसे, 60 से। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या मिलती है यहाँ पर, 11 किलोमीटर। कितना मिलता है, 11 किलोमीटर। इसका मतलब 10 मिनट में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 11 किलोमीटर। अब बात यहाँ पर यह है कि ये 80 सेंटीमीटर है, तो ये यूनिट भी आपको कंसिडर करनी है। या तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कीजिए या फिर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप 11 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है मीटर, और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 11,000,000 सेंटीमीटर। तो 11 किलोमीटर को आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो अब रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग आ जाइए, लेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू n। मान लीजिए उसने इतना डिस्टेंस कवर करने में कितने रेवोल्यूशन बनाए होंगे, n। तो n इंटू 2πr इज इक्वल टू कितना होगा, 11,000,000 सेंटीमीटर। तो n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 11,000,000 अपॉन 2πr, और r की वैल्यू आपको दी गई है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर आपका था 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका हो जाएगा 80/2, दैट इज 40 सेंटीमीटर। जो वैल्यू आपकी डायमीटर होती है उसको हाफ करना पड़ता है। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप वैल्यू क्या होगी, 1,00,000 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 40 इज इक्वल टू 11,000 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। थर्ड रेशियो वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, तो हो गया 1 0 से हो गया 1 0 कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर वैल्यू बचती है आपके पास 11,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 4। 11 से इसको कट करें तो 11 1 10,000, 11 2 22। तो नेक्स्ट स्टेप में आइए तो क्या बचता है, 10,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4। 2 से कट करें तो आता है 5,000, फिर 2 से कट करें तो आता है 2,500, राइट। अब इसे फिर से डिवाइड करें, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 2500 इंटू 7 अपॉन 4। इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 6 ज़ा 24, 1 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 25 इंटू 7। 625 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, और 7 6 ज़ा 42 और 1 43 रेवोल्यूशंस। तो ऐसा कोई व्हील जो 10 मिनट तक 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हो तो वो 4,375 रेवोल्यूशंस पूरे करता है, 4,375 रेवोल्यूशन पूरे कर लेता है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि ये जो आपका फॉर्मूला है n इंटू 2πr इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पर आता है n इंटू 2πr इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला बन के आता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपका अल्टीमेटली एक फॉर्मूला बन के आता है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। अगर आप सीधी वैल्यू इसमें भी पुट करते हैं तो बात वही है, हमने भी वही काम किया है, एन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। तो यदि आप टोटल डिस्टेंस कवर को सर्कल के सरकमफेरेंस से डिवाइड करते हैं तो भी आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे। जो फॉर्मूला हमने सेकंड स्टेप में बनाया था कंसिडरली, उसको लेते हुए चले हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप, जो सेकंड में जाकर बनता है वही चीज़ें डायरेक्टली भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एन इक्वल टू दिस। तो इससे बेसिक चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं होती, इसलिए मैंने इसको सारा एक्सपेंड करके आपको बता दिया है। क्लियर है? चलिए अब इसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेक्टर एंड सेगमेंट। अब ये आपका जो हिस्सा है ये पार्ट्स वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। अब तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चंस पर डिपेंड था। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका एडवांस हिस्सा है, जो आपके 10th के स्टैंडर्ड पर ही स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन दी सेक्टर है, या तो सेक्टर होगा या सेगमेंट होगा या फिर दोनों ही होंगे या फिर लेंथ ऑफ आर्क होगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी इसके ये एडवांस नहीं है, ये भी सेक्टर और सेगमेंट के बेसिक क्वेश्चंस ही हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये किस तरह का बनेगा? एक सर्कल ले लेंगे आप, इस सर्कल का एक सेक्टर बनाएंगे, इस सेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया गया है और इसकी रेडियस दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर और 60 डिग्री पर जो आपका वैल्यू आएगी इसको निकालना है। तो हमें पहले से मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आपने पहले पढ़ा था उसको फिर से नोट डाउन करिए, दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में थीटा की वैल्यू आपकी क्या है? तो जो भी मेंशंस वैल्यू होती हैं उनको आप क्या करेंगे, पहले नोट डाउन कर लेना। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करिए आपके मेन फॉर्मूले में। तो थीटा होगा आपका 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आप लेंगे 22/7 इंटू 6 इंटू 6। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर। आर स्क्वायर का मतलब 2r नहीं होता, इसका मतलब होता है आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आर को आर ही में मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 60 से अगर 360 डिवाइड करें तो आता है 6, तो ये हो गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 से 6 कैंसिल होता है और यहाँ बचता है 22 इंटू 6/7। 6 की मल्टीप्लाई 22 में करें तो क्या होगा, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 1/13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर में स्क्वायर। हो सकता है कि आंसर यहीं पर रोक दे, लेकिन आपको इसको डेसिमल में ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि आपकी फाइनल वैल्यू डेसिमल में ही आती है। चाहे उसके अप्रोक्सीमेट आए, लेकिन आप उस वैल्यू को कोशिश करिए कि आप उसको किस में बताएं, डेसिमल में ही बताएं। तो 7 से अगर 132 को डिवाइड करें तो क्या होगा, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर रिमेनिंग बचता है 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर बचता है 6। पॉइंट लगाने से यहाँ 0 होता है, 7 8 जा 56, अगेन आता है 40, 0, 7 5 जा 35। ये अभी और आगे चलता जा रहा है, तो हम मैक्सिमम ज़्यादा ना करें तो कम से कम 2 डिजिट तक तो निकाल ही दें। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो वैल्यू को निकाल ही देना चाहिए अप्रोक्स। ये आपका फाइनल आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, अप्रोक्स 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू बनकर आती है। क्लियर है?
तो आपको ये समझ में आया सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक और आसान से टर्म पर ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose सर्कल circumference इज 22 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसमें सरकमफेरेंस दिया गया है, ना कि इसमें दिया गया है ना तो आपको एंगल के बारे में ही पता है, ना ही आपको इसकी रेडियस के बारे में पता है, और क्वाड्रेंट नाम दिया गया है। तो क्वाड्रेंट किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन जो रेन डेस्कार्ट ने इसको ड्राइव किया था, तो जहाँ पर एक्स और वाई वाले प्लेन उन्होंने बताए थे कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बता सकते हैं। यदि आप इसके ओरिजिन को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाएं तो आप देखेंगे कि सर्कल 4 हिस्सों में बट रहा है। तो इसके ये जो चारों पार्ट हैं, ये फर्स्ट वाला ये इसका क्वाड्रेंट हिस्सा है, ये वाला क्वाड्रेंट हिस्सा है, ये वाला क्वाड्रेंट हिस्सा है, ये वाला क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो सर्कल का ये हिस्सा बन के आता है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि एक सेक्टर होता है। तो ये सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, आप कोई सा भी सेक्टर इसका मान सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, जिस क्वाड्रेंट की आप बात करें तो सारे के जो क्वाड्रेंट है आपके वो सेक्टर के शेप में दिखाई दे रहे हैं, और सभी के एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सबके सेंटर एंगल कितने होते हैं, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये सारे 90 डिग्री के हैं और इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए तो सेक्टर का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उस शेप सेक्टर की ही ले रहा है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर थीटा हमने मेंशन कर लिया क्योंकि सेक्टर में बना हुआ एंगल कितना होता है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर रेडियस अभी मेंशन नहीं है, तो रेडियस आपको क्या निकालना होगा, 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना होगा, 22 अपॉन 2 इंटू पाई सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू हो गया 22 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7। नीचे वाले तो थर्ड रेशो पर पहुंचेगा, तो ये इससे कैंसिल हुआ। तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेशन में इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, इजीली कर पाएंगे। इसको करेंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट है। चलिए, थीटा की वैल्यू आपकी है 90, सब्सटीट्यूट करते हैं तो 90 अपॉन 360 इंटू नेक्स्ट वैल्यू पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू है 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2। ऊपर और नीचे जो वैल्यू एक जैसी होती है उनको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए पहले। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, 90 से 360 4 टाइम्स कैंसिल। अभी जो वैल्यूज़ बची उनको फिर से लिख लेते हैं। ये आपके पास यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो अल्टीमेटली कितना आता है यहाँ पर 8। तो फाइनल आंसर आपका बन रहा है 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात क्लियर। 77 अपॉन 8 ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल में करने के लिए आपको क्या करना होगा, 8 से डिवाइड करना होगा 77 को। एट 9 जो 72, रिमाइंडर आता है यहाँ पर 5, पॉइंट से वैल्यू बनी 0, 8 6 जो 48, 2, 8 2 जो 16, 4 और 8 5 जो 40। तो आप ये भी देखें कि अगर वैल्यू आगे बढ़ते जाते समय फाइनल वैल्यू कट कर आती है तो उसको भी आप कंसिडर कर लें, ऐसे बीच में ना छोड़ें। यहाँ पर ये वैल्यू पूरी की पूरी तरह से कैंसिल आउट होकर क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू दे रही है। तो इसका फाइनल आंसर होगा 9.625। आप एग्ज़ाम में इस तरीके से ही आंसर दें, यहाँ ऐसे डेसिमल रूप में ही दें, ऐसे यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में ना छोड़ें। एनसीईआरटी में क्या है कि इस तरह से बहुत सारे आंसर्स को छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं है वो गलत है, लेकिन सही फॉर्मेट ये है कि आप उसकी फाइनल वैल्यू को बताएं। पॉइंट में सारी
जो वैल्यू आती हैं वो आपकी फाइनल और फिनिशिंग वैल्यूज होती हैं, तो वहाँ पर आपको आंसर देना चाहिए। ये क्लियर है पॉइंट सारा? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा है, एग्जाम के लिहाज से अच्छा है। इसमें ना तो रेडियस का ही, और रेडियस तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन इसमें एंगल को निकालना आपको सीखना है। 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री एंगल पर घूमती है, तो ये एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए कैसे करोगे। अब यहाँ पर जो मिनट हैंड है, तो मिनट हैंड को ऐसा माना गया है कि वो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस को टच करती हुई है। तो दैट्स मीन अब वो टच करती है या नहीं उससे मतलब नहीं है, कि जहाँ तक भी है उतने ही एरिया को स्वेप्ट करते हुए पूछा गया है। अगर आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 14 सेंटीमीटर, अगर ये यहाँ तक भी है, तो अब सर्कल को बनाते हैं हम क्या क्या सोचकर बनाते हैं कि जो आपका क्लॉक है वो सर्कल है, ऐसा नहीं है। इसमें ये क्वेश्चन जो है ये इस तरीके का है कुछ, जो आपको सीखना है। एक क्लॉक है, उसके अंदर ये सेंटर है और निडल अगर यहाँ तक है, तो यहाँ जो सर्कल बनने वाला है उसके अंदर जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया पूछा गया है। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि निडल तो टॉप तक जाती ही नहीं है, तो फिर ये इसकी रेडियस कैसे कंसीडर होगी? तो रेडियस वहीं तक कंसीडर होगी जहाँ तक वो फैल रही है। तो यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो मान लो यहाँ 5 मिनट में यहाँ तक आई है, तो यहाँ जो ये सेक्टर आपका बना है या एंगल थीटा बना है, सिर्फ इतने ही एंगल को आपको निकालना है। ऐसा नहीं है कि ये जो मिनट हैंड है इसके यहाँ तक टच करते हुए चले। क्लियर है? तो आपको क्लॉक में उस हिस्से का सिर्फ एरिया निकालना है जहाँ जहाँ तक मिनट हैंड घूम रही है। तो अब आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इस चीज़ को देखें यहाँ से स्टार्ट करके पूरा इसको घूमते रहें, तो ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है, राइट? तो अब 360 डिग्री कितने मिनट में बना दिया जाता है मिनट हैंड के द्वारा? लुक एट दिस, 60 मिनट, 60 मिनट्स में 60 मिनट्स में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो सीधी सी बात है, 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में 360 अपॉन 60, 0 से 0 दैट इज 6 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितने डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। तो अब हमें पूछना है 5 मिनट के लिए, तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मिनट्स इज इक्वल टू 6 इंटू 5 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो आपका सेक्टर एंगल है उसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। क्लियर बेटा? तो अब आप आ जाइए अपने फॉर्मूले पर, एरिया ऑफ एक मिनट, सिक्सटी मिनट्स में बनाया गया एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। 1 मिनट में बनाया गया एंगल कितना होगा? 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री। तो 5 मिनट्स में बनाया गया एंगल कितना होगा? 5 इंटू 6 दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपका थीटा आया है वो आपका 30 डिग्री आया है और रेडियस आपकी है 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितना होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। ये किस शेप का है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 और आर की वैल्यू है 14 इंटू 14। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 टाइम कैंसिल, 7 से
2 टाइम कैंसिल, 2 से 6 टाइम कैंसिल। अभी इसको पहले लिख लेते हैं इधर ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर ना हो। 22 इंटू 14 अपॉन 6, 2 से 11 टाइम, 2 से 3 टाइम, 11 40 44, 11 1 जा 11 प्लस 4 154 अपॉन 3। क्लियर है? 154 3 सेंटीमीटर आया, तो इसके डेसिमल वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब यहाँ से 1 आना शुरू हो गया है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही निकल पे आएगी। तो कितना आएगा? 51.333 चलेगा, तो 34 लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। क्लियर? तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Chord of a circle of radius 10 cm subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. अब यहाँ पर सेगमेंट का जिक्र आ गया है। अब तक सेक्टर हम करे जा रहे थे, अब बात आ गई है सेगमेंट की भी। तो सेगमेंट को कैसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि सेगमेंट के अंदर एक ट्रेंगल बन के आता है। क्या बन के आता है? ट्रेंगल बन के आता है। तो सेगमेंट होता किस तरह से है, आप ये देखिए। ये आपका सर्कल है, यहाँ पर रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, तो लेकिन सेगमेंट होता है ये वाला हिस्सा। इसका एरिया आपको निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए उसने कहा कि सेंटर पर सबटेंड करता है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। तो और ये है आपका 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए आपको पूरे सेक्टर में से ट्रेंगल माइनस करना है। तो ये ट्रेंगल आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें आराम से हम बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। तो मैं इसको 2 तरीके से आपको बताता हूँ कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। पहला तरीका, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का मतलब है कि इस वाले का हिस्सा निकालना है। तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकाला जा सकता है? इसमें बड़ा आसान है, क्योंकि एंगल जो सेंटर एंगल है 90 डिग्री का दिया गया है, तो बहुत आसान है। तो ये आपका 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, पाई की वैल्यू गिवन है, तो पाई की वैल्यू हमें क्या करनी होगी? वही इस्तेमाल करनी होगी जो हमें दी गई है, 3.14 इंटू रेडियस है आपका 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप इस ट्रेंगल को देखें तो इस ट्रेंगल की हाइट कहाँ पर आ सकती है? जहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। अगर इस ट्रेंगल को मैं ऐसे बनाऊँ और 90 डिग्री यहाँ रख दूँ तो ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। तो हाइट भी इसकी रेडियस है और बेस भी इसका रेडियस है। तो बी की वैल्यू भी 10 है और एच की वैल्यू भी 10 है। तो आसानी से क्या बन जाएगा? 10 इंटू 10 बनकर आ गया। तो बड़ी आसानी से हो गया। तो ये 1/4 इंटू 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करके इसमें निकालेंगे फाइनल वैल्यू, तो आएगा 314 माइनस ये डिवाइड किया 5 टाइम तो हो गया 50। तो ये हो गया आपका 314 माइनस एलसीएम लेने के बाद 200। तो फाइनल वैल्यू आती है आपकी यहाँ से 114/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फाइनल वैल्यू करें इसका, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 114 डिवाइड बाई 4, 4 2 8, $28.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो था हमारा ट्रायंगल को यूज़ करने का सिंपल मेथड। अब देखिए इसको मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मेट से बताया था उसको कैसे करेंगे। वहाँ पर भी इसकी कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिखाई देगी, शुरुआत में फॉर्मूले में दिखाई देगी, उसके बाद कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, फिर दोबारा सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतना ही चेंज होगा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। तो थीटा अपॉन 360, थीटा इज 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 पाई 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10 इंटू साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू आपने टेबल में पढ़ी होगी। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 होता है 1, साइन 90 डिग्री होता है 1। तो आप देखेंगे 90 अपॉन 360 3.144 इंटू 10 माइनस 1/2 10 इंटू 10, फाइनली यहाँ पर 1 आया। तो ये वैल्यू पहले की तरह मैच कर गई। 1/4 मल्टीप्लाइड दिस माइनस 50 314 माइनस 200 अपॉन 4, that is 114 अपॉन 4 इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी थी, तो यहाँ पर इसका ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। अगर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जहाँ 90 की वैल्यू आपको 60 या 30 या फिर 45 डिग्री दी हो, वहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अंडर रूट की वैल्यू भी मिल सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब बात आती है आर्क की, तो आर्क कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन आर्क पर है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो सेक्टर वाला प्रोसीजर सेम पहले जैसा ही है, और सेगमेंट फॉर्म वाला जो प्रोसीजर है वो भी सेम अभी जो हमने किया वही है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। हम इसमें लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। यहाँ पर इसकी रेडियस आपको दी गई है, तो ये 60 डिग्री एंगल पर बनाते हुए हम इसको इस आर्क को फाइंड करेंगे, इस लेंथ को फाइंड करेंगे जो आर्क की हमें मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसे इस्तेमाल करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। जो सेक्शन लेंथ ने काटा है, इस आर्क की लेंथ ने काटा है पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस से, उतना सेक्शन निकाल कर 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू आपकी 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर कोई गिवन मेंशन नहीं है, तो 22/7 ले लेंगे, और इंटू आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। तो 60 दैट इज डिवाइड बाई 6, तो 1/6 इंटू 3 टाइम्स 44 इंटू 3, it can be cancelled out by this 2 times 44 upon 2, that is 22 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालते समय आपने क्या करना, जो आपके पास फॉर्मूला था उसको इस्तेमाल किया और उसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया, राइट। तो आप इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के या इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में
जो क्वेश्चंस करेंगे वो कंबाइंड फिगर के करेंगे। इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उसमें कंबाइंड हैं, उसमें कुछ आकृतियां कैसी होती हैं, कंबाइंड होती हैं। जो कंबाइंड आकृतियां होंगी उन पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पूरी तरह से जानने के लिए, क्लियर करने के लिए इस सेक्शन के बाद अगले सेक्शन को ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद।